नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 6 फरवरी। 6 फरवरी से संबंधित जितने भी राजस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं अपने कल वाले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, फिर क्योंकि अपने क्लास पहले क्या है रिविजन की जाती है, फिर अपने क्या है आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले कल वाले क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे, फिर आगे क्या अपनी कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आज बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वो अपने क्या है कि नोट्स तैयार करना क्या कर दो, प्रारंभ कर दो, क्योंकि जितना भी करवाया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाया जाएगा और डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेगा। शुरुआत करते हैं। कल अपना जो पहला क्वेश्चन था कि एग्रीस्टैक योजना की शुरुआत कब की गई, तो याद रखना 5 फरवरी को की गई। कब की गई? 5 फरवरी 2025 को इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। नेक्स्ट अपने बात करें तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत किसने की, तो कृषि उद्यानिकी सचिव श्री राजन विशाल ने की। किसने की? कृषि उद्यानिकी सचिव श्री राजन विशाल ने की। नेक्स्ट अपने बात करें तो हाल ही में न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड किसे मिला है, तो याद रखना कौन सा अवार्ड, धन्वंतरी अवार्ड किसे मिला है, तो डॉक्टर अरविंद जागा को मिला है। याद रखना डॉक्टर अरविंद जागा अपने राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, जयपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सह परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 कब पेश किया गया, तो 3 फरवरी 2025 को पेश किया गया। कब किया गया? 3 फरवरी 2025 को पेश किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो लोकसभा में प्रस्तुत भारतीय रेल बजट में राजस्थान को कितना बजट आवंटित हुआ, 9960 करोड़ रुपए क्या किया गया, आवंटित किया गया। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीस्टैक योजना और फार्म मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। एग्रीस्टॉक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। जो फार्मर रजिस्ट्री अभियान अपने बात करें तो 5 फरवरी से 31 मार्च तक क्या चलाया जाएगा, फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में 3 दिवसीय कैंप लगाया जाएगा, जिसमें किसानों को 11 नंबरों की क्या दी जाएगी, एक पहचान आईडी दी जाएगी। दूसरा याद रखना कि मेरी पॉलिसी मेरा अभियान मेरा हाथ अभियान का जो शुरुआत है वो क्या है, अपने कृषि उद्यानिकी सचिव ने कर दी है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्या है, किसानों को जोड़ना। तो मुख्य उद्देश्य याद रखना कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को जोड़ना। ये मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे थे अपने कल। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि त्रिची तमिलनाडु में आयोजित डायमंड जुबली जम्बूरी समारोह में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो पहला स्थान रहा है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान रहा है। नेक्स्ट अपने बात करें तो 1112वीं जयंती कब मनाई गई थी, 2024 में। अब की बार 2025 में देवनारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई है, 1113वीं जयंती मनाई गई है। ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना। 1112वीं जयंती के पावन अवसर पर भारत सरकार ने प्रसाद योजना में किस जन्मस्थली को शामिल किया गया था, तो मालेश्वरी डूंगरी को। किसे? मालेश्वरी डूंगरी को। प्रसाद योजना याद रखना 2014-15 में चलाई गई थी सेंट्रल सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत राजस्थान के 3 शहर क्या है, शामिल है। पहला अजमेर, दूसरा कोलायत और तीसरा अपने बात करें तो मालेश्वरी डूंगरी, जहां पर देवनारायण जी क्या हुआ था, जन्म हुआ था, वो क्या इसमें शामिल है। अपने बात करें तो अजमेर के 2 स्थान पुष्कर और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्रसाद योजना में क्या है, शामिल है। कभी यह पूछ लिया जाएगा कि प्रसाद योजना के तहत अजमेर के कौन से 2 स्थान क्या है, शामिल है, तो आपका क्या है, गलत नहीं होना चाहिए। ये थे अपने कल वाले क्वेश्चन। अब अपने शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो अपने पूरी की पूरी क्लास है, कुछ एक समय में अपने क्या है कि लाइव क्लास आने स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा अपने क्या है कि कुछ एक दिनों में हर महीने की अलग से क्या है कि मैगजीन तैयार कर रहे हैं। जैसे फरवरी की अपने बात करें तो फरवरी के लास्ट में अपने जैसे 28 दिनों की फरवरी है, तो फरवरी के लास्ट दिनों में अपने क्या है कि लास्ट दिन अपने एक पूरी की पूरी मैगजीन तैयार रहेगी और वो मैगजीन आपको ऐप पर मिलेगी। जो हमारा ऐप है एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वो मैगजीन आपको बिल्कुल कम दामों पर मिलेगी। तो जल्द ही अपने क्या है कि ये भी स्टार्ट कर रहे हैं और उस मैगजीन में क्या है कि इंडिया और राजस्थान का करंट अफेयर में पूरी की पूरी डिटेल के साथ आपको डायरेक्ट मिलेगा। और आपने देखा होगा कि अपनी जो ये क्लासें हैं, जनवरी माह में लगनी स्टार्ट हुई है, उसी में से क्या है कि अपने राजस्थान
जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएस एग्जाम में क्या है कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन छपे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका कि राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मंडल में विलय किस तिथि को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया। तो याद रखना, राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान कर बोर्ड या लिख लो टैक्स बोर्ड, राजस्थान कर बोर्ड का विलय किसमें कर दिया गया है? राजस्व मंडल में कर दिया गया। किसमें कर दिया गया? राजस्व मंडल में कर दिया गया है। याद रखना, किसमें कर दिया गया? राजस्व मंडल में कर दिया गया। किसमें कर दिया गया है? राजस्व मंडल में कर दिया गया है। किसमें कर दिया गया है? राजस्व मंडल में कर दिया गया, याद रखना। तो राजस्थान कर बोर्ड का किसमें कर दिया गया? राजस्व मंडल में क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। और कब किया गया है? तो 4 फरवरी 2025 को किया गया। अब ये किया क्यों गया है? क्योंकि 2017 में आपको पता है जीएसटी लागू हो गया था। क्या हो गया था? जीएसटी लागू किया गया था। इसके बाद जो राजस्थान कर बोर्ड का जो काम है वो सीमित रह गया था, इसका काम इतना ज्यादा नहीं था। तो अब राजस्थान सरकार ने क्या है कि जो निर्णय लिया है कि इस कर बोर्ड का किस में विलय कर दिया? राजस्व मंडल में क्या कर दिया? विलय कर दिया है। अब अपने बात करते हैं राजस्थान कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी, उसकी दोनों की चर्चा अपने करते हैं। तो अपने बात करें तो राजस्थान कर बोर्ड, पहले यहां पर अपने बात करें राजस्थान कर बोर्ड की। राजस्थान कर बोर्ड सबसे अपने बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1985 को। कब की गई थी? 1 मई 1985 को इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। इसका नाम क्या था उस समय? राजस्थान विक्रय कर अधिकरण के रूप में। विक्रय कर अधिकरण, इसका नाम क्या था? राजस्थान विक्रय कर अधिकरण, इसका क्या था? नाम था। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका मुख्यालय भी इसका क्या था? अजमेर था। कहां था? अजमेर। इसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर। अपने बात करें तो 1 अक्टूबर, इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1995 को। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1995 को। 1 अक्टूबर 1995 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? राजस्थान कर बोर्ड कर दिया गया था। पहले नाम था राजस्थान विक्रय कर अधिकरण और इसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में है। और नाम परिवर्तन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1995 को इसका क्या है? नाम किया गया, अलग कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना, मुख्य उद्देश्य अपने बात करें तो राजस्थान में कर मानकों का शीघ्र समाधान करना। कर मानकों का शीघ्र समाधान करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य क्या था? उद्देश्य क्या था? कि राजस्थान में कर मानकों का शीघ्र समाधान करना। तो राजस्थान कर बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1 मई 1985 को की। राजस्थान विक्रय कर अधिकरण के नाम से की गई। मुख्यालय कहां पर था? अजमेर में था। और नाम परिवर्तन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1995 को इसका नाम बदलकर राजस्थान कर बोर्ड कर दिया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? कि राजस्थान में कर मानकों का शीघ्र क्या करना? समाधान करना, इसका मुख्य क्या है? उद्देश्य। नेक्स्ट अपने बात करते हैं राजस्व मंडल। राजस्व मंडल की अपने बात करें, कौन सा मंडल? राजस्व मंडल। राजस्व मंडल की अपने बात करें तो पहले बात करते हैं स्थापना की। तो राजस्व मंडल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 12 अगस्त 1949 को। कब की गई थी? 12 अगस्त 1949 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। मुख्यालय की अपने बात करें तो मुख्यालय याद रखना इसका कहां पर है? अजमेर में है। मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। अपने बात करें तो इसका कार्य क्षेत्र, इसका कार्य क्या होता है? तो भू राजस्व क्षेत्र से भू राजस्व क्षेत्र से संबंधित, इसका क्या कार्य होता है? भू राजस्व क्षेत्र से संबंधित है। अपनी बात करें तो पटवारी है वो राजस्व अधिकारी, राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो भी जो
पटवारी होता है, वीडियो आता है, ये राजस्व मंडल के अंतर्गत आते हैं भी, याद रखना। दूसरा अपने बात करें तो जो गिरदावर होता है वो भी राजस्व मंडल के अंतर्गत आता है, याद रखना। तो भू राजस्व क्षेत्र से संबंधित, याद रखना, भू राजस्व अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 में पारित हुआ। कब हुआ? 1956 में पारित हुआ था, यह भी याद रखना भी। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका मुख्यालय अपने बात कर ली। अब अपने बात करते हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वो राजस्व मंडल के वर्तमान अध्यक्ष याद रखना, हेमंत कुमार गेरा, हेमंत कुमार गेरा, हेमंत कुमार गेरा इसके क्या है? वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। क्या है? अध्यक्ष है। याद रखना, इन राजस्व मंडल की एक पत्रिका भी आती है जिसका नाम क्या है? राजीरा। क्या नाम है? राजीरा इसकी क्या है? एक पत्रिका का नाम है। क्या नाम है? पत्रिका का नाम क्या है? राजीरा इसकी पत्रिका का नाम है। तो ये अपने राजस्थान कर बोर्ड हो गया जिसकी पूरी की पूरी बात मैंने बता दी। ये अपने हो गया राजस्थान राजस्व मंडल हो गया जिसकी स्थापना 12 अगस्त 1949 को हुई थी। अब याद रखना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तो कौन से चरण के दौरान अलग अलग विभागों का बंटवारा किया गया था? जैसे राजस्व मंडल के दिया गया था वो अजमेर को दिया गया था, खनन विभाग है वो उदयपुर को दिया गया था। तो ये जो बंटवारा है वो किस चरण में किया गया था? क्वेश्चन तो बढ़िया ये बनेगा कि राजस्थान एकीकरण के समय कौन से चरण के दौरान अलग अलग विभागों की क्या है बंटवारा किया गया था। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर में बताना है। अब अपने बात करें तो ये स्थापना होगी। अब इन जो राजस्थान कर बोर्ड है इसका विलय किसमें कर दिया गया? राजस्व मंडल में कर दिया गया है। तो ये जरूर याद रखना। तो वापिस से क्वेश्चन सुन लो, राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मंडल में विलय कब किया गया? क्वेश्चन तो आएगा ये। तो 4 फरवरी 2025 को क्या किया गया था? इसमें विलय किया गया था। याद रखना, दोनों की अपने बात पूरी की पूरी कर ली है तो दोनों का नाम है, याद रखना। ये याद रखना कि इसकी पत्रिका का नाम क्या है? राबीरा है। क्या है? राबीरा, राजीरा नहीं, राबीरा। क्या नाम है? राबीरा इसकी क्या है? पत्रिका का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में 38वें नेशनल गेम्स में वुशु स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले शुभम गोरा किस विभाग में कार्यरत है? तो याद रखना, उद्योग व वाणिज्य विभाग में क्या है? कार्यरत है। किस विभाग में है शुभम गोरा? तो शुभम गोरा राजस्थान के उद्योग व वाणिज्य विभाग में क्या है? कार्यरत है। इन्होंने 75 किलो वेट में, किस वेट में? 75 किलो वेट में, 75 किलो वेट में वुशु गेम में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 75 किलो वेट में क्या जीता है? वुशु गेम में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना, 38वें नेशनल गेम, 38वें नेशनल गेम्स, इसका आयोजन कब? अब इसका आयोजन चल रहा है तो कहां पर किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया जा रहा है। और इस याद रखना कि इस 38वें खेल में याद रखना 35 खेल है। कितने खेल शामिल है? 35 खेल शामिल है और 47 प्रतिस्पर्धाएं, 47 प्रतिस्पर्धाएं क्या है? शामिल है भी, याद रखना। और अपने बात कर चुके हैं, इसका मुख्य जो शुभंकर है वो मौली है। अपने बात करें तो इसके जो मशाल थी उसका नाम था तेजस्विनी था। नेक्स्ट अपने बात करें तो अपने राजस्थान के 421 खिलाड़ी भाग लिए हैं। अपने बात करें तो राजस्थान के ध्वजवाहक थे ओम प्रकाश मिठारवाल। अपने राजस्थान दल के जो प्रमुख थे उनका नाम था अजीत सिंह जी शेखावत। याद रखना, ओम प्रकाश जी मिठारवाल जो राजस्थान के खिलाड़ी है और वो किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। याद रखना, 38वें जो खेल है उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं, इसमें राजस्थान की तरफ से पहला पदक जीतने वाली कौन थी? मोनिका जाट थी, जो बीकानेर जिले से संबंधित है। और जो किस खेल से संबंधित है? तो साइकिलिंग से संबंधित है। किससे है? साइकिलिंग से संबंधित है। ये पूरी की पूरी बातें क्या है कि हर दिन आपको बताई जाती है क्योंकि ये डेली के डेली पदक जीतते हैं। सीधी सी बात है ये है। अब ये जो पदक जीतते हैं तो ये क्वेश्चन आना बहुत छोटी सी बात है क्योंकि 38वें नेशनल गेम्स में क्वेश्चन वैसे तो चाहे तो बहुत से क्वेश्चन बनेंगे लेकिन क्वेश्चन वो ही आएंगे जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है। अब ये पूछा जा सकता है कि इनका विभाग कौन सा है? तो उद्योग व वाणिज्य विभाग है। कौन सा विभाग है? उद्योग व वाणिज्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करें तो नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नेवा ऐप के बारे में बताया था कल मैंने, जो सूजज बुलेटिन थी उसमें भी बताया था कि नेवा जो कार्यालय है, जो सेवा केंद्र है, उसका भी क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। वासुदेव देवनानी और भजनलाल जी शर्मा के द्वारा किया गया है।
अब अपने बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बना दिया कि ढंग से अगर पढ़ा नहीं है तो वो भी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने क्या है, नेवा सेवा केंद्र का क्या है शुभारंभ किया। कब किया है तो याद रखना, शुभारंभ 3 फरवरी 2025 को किया गया। 3 फरवरी 2025 को इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 3 फरवरी 2025 को नेवा का शुभारंभ किया गया। याद रखना, नेवा की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल ई विधान परिषद, सॉरी ई विधान एप्लीकेशन, ई विधान एप्लीकेशन, ई विधान एप्लीकेशन है। याद रखना, नेवा ऐप लॉन्च किया गया है और नेवा ऐप की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ई विधान है जो एप्लीकेशन है। क्या नेवा विधान है, ई एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन अपने बात करें तो इसके के माध्यम से विधानसभा को पेपरलेस किया जाएगा। याद रखना, इस एप्लीकेशन के माध्यम से, ये पहले लिखाई गई है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा को पेपरलेस किया जाएगा। पेपरलेस से किया जाएगा। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि इस नेवा एप्लीकेशन के लिए, नेवा एप्लीकेशन के लिए ऐप के लिए राज्य व केंद्र का पोषण अनुपात, राज्य व केंद्र का पोषण अनुपात 60:40 है। कितना है? 60:40 है। याद रखना, कितना है? 60:40 है। तो पूछ लिया जाएगा जो नेवा एप्लीकेशन है उसमें राज्य और केंद्र का कितना अनुपात है, तो 60:40 है। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी योजना आ जाए, कोई भी अपने अभियान आ जाए, तो उसमें अगर पूछ लिया जाए राज्य और केंद्र का संबंध कितना है, राज्य और केंद्र का अनुपात कितना है, तो 60-40 कर देना। आंख मीच कर 60 या 40 कर देना, क्योंकि 60 या तो केंद्र का होता है या राज्य का होता है, 40 या तो केंद्र का होता है या राज्य का होता है। इससे ज्यादा क्या है कि रेयर चांस है कि कभी 70-30 हो, या इससे कम या ज्यादा हो सकता है। बाकी 60 या 40 रहता है। अब ये क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा को पेपरलेस किया जाएगा। अब आज वाले न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि भास्कर में फ्रंट पेज पर ही छपा है कि अपने वाले मंत्रियों को यह पता नहीं है कि जो उनको टेबलेट दी गई है उस टेबलेट पर जो पेपरलेस का मतलब है कि आपको कोई भी चीज, अगर कोई भी मांग रखनी है अपने जिले से संबंधित या अपनी तहसील से संबंधित, कोई भी आपको भाषण देना है, तो वो क्या है कि उस टेबलेट के माध्यम से आप दे सकते हो। उसके अंदर क्या है कि आप अपनी पीडीएफ वगैरह खोल सकते हो। अब अपने वाले जो मंत्री जी हैं उसमें तो अपने गंगानगर के विधायक साहब जयदीप बिहानी जी की फ्रंट पर फोटो छपी है कि कोई चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष का हो, साफ साफ फ्रंट पर भेजी है कि इस पेपरलेस बनाने के लिए जो टेबलेट दी गई है विधानसभा में, उस पर क्या है कि ये पेपर रख कर क्या है उसका क्या है, जो भी भाषण है, जो अपने बात करें तो जो भी विधेयक वगैरह है, जो जिले से संबंधित जो भी समस्या है वो पेश कर रहे हैं। तो ये है अब जिस सीधी सी बात है कि विधायक बनने में कोई भी योग्यता नहीं चाहिए, कोई भी डिग्री नहीं चाहिए, और पढ़ाई वाले वक्त क्या है सभी डिग्री चाहिए। अगर वहां पर भी अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसका मतलब है कि वो टेबलेट दी गई है वो पढ़े लिखों के लिए है कि उसमें खोलो आप, यहां से पता चलता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा होता है और कौन कितना नहीं पढ़ा लिखा होता। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने कि हाल ही में राजस्थान में कितनी नई नीतियों का उद्बोधन किया गया है। 4 नई नीतियां बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। चारों नई नीतियों का अपने बात करेंगे। चारों नई नीतियां कौन कौन सी है, तो पहली अपने बात करें तो राजस्थान टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी है। कौन सी नई नीति है? राजस्थान टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी है 2025। कौन सी है? राजस्थान अपैरल पॉलिसी है। तो उन चारों नीतियों की बात करूंगा, पूरी की पूरी लिख के जाना भी। तो पहली है, 1 नंबर हेडिंग डालो, राजस्थान टेक्सटाइल राजस्थान अपनी बात करें अपैरल पॉलिसी,
2025। तो राजस्थान अप्रैल पॉलिसी कौन सी है? 2025। पहली नीति जो पास हुई है राजस्थान, जो भजनलाल जी का मंत्रिमंडल है उन्होंने पहली नीति जो लागू की है वो क्या है? राजस्थान टेक्सटाइल अप्रैल पॉलिसी की है। और इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य की अपने बात करें तो वस्त्र व परिधान, वस्त्र व परिधान, वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में, परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, हब के रूप में समर्पित करना, समर्पित करना। तो पहली पॉलिसी कौन सी है कि राजस्थान टेक्सटाइल अप्रैल पॉलिसी 2025, याद रखना। स्थापित करना। नेक्स्ट अपने बात करें तो पहली कौन सी है? राजस्थान टेक्सटाइल अप्रैल पॉलिसी 2025। इसका उद्देश्य है कि वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में क्या है? स्थापित करना। तो पहली पॉलिसी कौन सी लागू हुई थी कल? तो पहली ये हुई थी ये। दूसरी अपने बात करें, दूसरी अपने हुई थी राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी। राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी क्या हुई थी? पास हुई थी। नीति लागू हुई, पॉलिसी का मतलब नीति, 4 नई नीतियां लागू। इसका उद्देश्य है कि राजस्थान को निजी क्षेत्र में, इसका उद्देश्य याद रखना कि राजस्थान को निजी क्षेत्र में, नेक्स्ट अपनी बात करें तो राजस्थान को निजी क्षेत्र में डाटा सेंटर स्थापित करना, डाटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहन करने हेतु, प्रोत्साहन करने हेतु। याद रखना कि राजस्थान में एक विश्व डाटा सेंटर, एक विश्व स्तरीय डाटा सेंटर, राजस्थान में एक विश्व स्तरीय डाटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राजस्थान में विश्व स्तरीय डाटा सेंटर इकोसिस्टम, विश्व स्तरीय डाटा इकोसिस्टम सेंटर विकसित करना। ये क्या है? दूसरी अपनी पॉलिसी है। तो पहली पॉलिसी कौन सी? राजस्थान अप्रैल पॉलिसी 2025, जिसका उद्देश्य है वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना। दूसरी है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। इसका उद्देश्य है राजस्थान को निजी क्षेत्र में डाटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहन करने हेतु राजस्थान में एक विश्व स्तरीय डाटा इकोसिस्टम सेंटर की विकसित करना। नेक्स्ट अपने बात करें तो तीसरी जो नीति जो पास हुई थी वो ये है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025। तो जो तीसरी जो नीति बनी है वो कौन सी मिली है? राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी बनी है। लॉजिस्टिक्सताओं को मैपिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आकर्षित कर रोजगार क्या है? सर्जन करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है भी, याद रखना। तो इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लॉजिस्टिक सुविधाओं को लॉजिस्टिक सुविधाओं की मैपिंग कर, लॉजिस्टिक सुविधाओं की मैपिंग कर, लॉजिस्टिक सुविधाओं की मैपिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र
और लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित कर रोजगार विकसित करना, ये क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी पास हुई है तीसरी। पहली अपने बात करें तो कौन सी पॉलिसी पास हुई है? राजस्थान टेक्सटाइल अप्रैल पॉलिसी, सिर्फ नाम याद रखना। दूसरा राजस्थान डेटा, पहला तो नाम याद रखना। पहली है टेक्सटाइल अप्रैल पॉलिसी। अब पहली पॉलिसी कौन सी है? तो राजस्थान टेक्सटाइल अप्रैल पॉलिसी। दूसरी है राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी। तीसरी अपने बात करें लॉजिस्टिक पॉलिसी। अपने बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि लॉजिस्टिक सुविधाओं की मैपिंग कर और लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को निवेश कर आकर्षित कर रोजगार ने क्या है विकसित करना। अपने बात करें तो इसके प्रावधान क्या है? तो इसके प्रावधान याद रखना। प्रावधान है इसके याद रखना कि रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्र, रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान इको के आगामी औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं हेतु आवंटित करना, इसका प्रावधान है कि रिको के आगामी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में 10 एकड़ या 10% जो योग्य भूमि है जिसमें अपना क्या उद्यम स्थापित कर सकते हो, जिसमें आपको निजी कंपनियां, निजी क्षेत्र मतलब निजी निवेश, निजी कंपनियों के द्वारा, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा आपको क्या है उसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे नए रोजगार के क्या आपको अवसर मिलेंगे। ये अपने क्या है कि तीसरी जो नीति है वो क्या हुई की गई है, लागू की गई है, याद रखना। अपने चौथी की अपने बात करें तो चौथी नीति है राजस्थान युवा नीति। चौथी नीति लागू हुई है राजस्थान युवा नीति। तो राजस्थान युवा नीति 2025 लागू की गई है, याद रखना। यह नीति 2013 की युवा नीति का स्थान लेगी, बस इतना याद रखना। इसमें युवा नीति का क्या है स्थान लेगी। बाकी इसमें क्या है मुख्य चीजें क्या है इसका उद्देश्य ये याद मत है रखना, क्योंकि ज्यादा करवाएंगे तो ज्यादा क्या है कि एग्जाम में नहीं पूछा। वही बात है कि गणित आई घना पेट पड़ा है, तो सीधी सी बात है, सीधा पहले तो यही पूछा जाएगा कि राजस्थान में कौन सी कितनी नई नीतियां पास हुई है। तो राजस्थान टेक्सटाइल अप्रैल पॉलिसी पास हुई है, दूसरा राजस्थान डेटा पॉलिसी पास हुई है, तीसरी राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी पास हुई है, और चौथी है राजस्थान युवा नीति क्या है पास है की गई है। तो 4 नई नीतियां बनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और उनके मंत्रिमंडल ने 4 नई नीतियां क्या है लागू की है। वापिस से सुन लो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में राजस्थान में कितनी नई नीतियों का अनुमोदन किया गया है। तो याद रखना, तो 4 नई नीतियों का क्या किया गया है, अनुमोदन किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कि राजस्थान में अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे रक्षा कवच अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में जो रक्षा कवच अभियान है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो याद रखना, राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया जा रहा है। याद रखना, राजस्थान पत्रिका की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो शुरुआत की थी कर्पूर चंद कुलिस ने। कर्पूर चंद कुलिस ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। किसने की थी, कर्पूर चंद कुलिस ने क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी। याद रखना, कर्पूर चंद कुलिस ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। याद रखना 20 मार्च 1926 इनका जन्म, याद रखना 20 मार्च 1926 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, सोडा गांव टोंक में हुआ था। कहां पर हुआ था, सोडा गांव टोंक में।
सोडा गांव टोंक में। याद रखना 7 मार्च 1926 को, याद रखना कर्पूरचंद कुलिस के बारे में पहले याद रखना कि 1951 में इन्होंने पत्रकारिता की क्या की थी, शुरुआत की थी। इन्होंने पत्रकारिता की क्या की थी, शुरुआत की थी, पत्रकारिता की शुरुआत की। याद रखना कि रक्षा कवच, क्योंकि कर्पूरचंद कुलिस का सीईटी में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे, तो कर्पूरचंद कुलिस थे। याद रखना कि कर्पूरचंद कुलिस का जन्म कब हुआ था, 20 मार्च 1926 में सोडा गांव टोंक में हुआ था, और 1951 में इन्होंने पत्रकारिता की क्या की, शुरुआत की थी। याद रखना 7 मार्च 1926 को, 7 मार्च 1926 को, सॉरी 56 को, 7 मार्च 1956 को मार्च 1956 को दैनिक रूप से संध्याकालीन, याद रखना दैनिक रूप से राजस्थान जो संध्याकालीन सात मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक रूप से राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की गई। राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की किसने, कर्पूरचंद कुलिस ने। और याद रखना इन्होंने 1975 के समय, 1975 आपातकाल के समय अलग अलग शहरों की क्या यात्रा की और एक पंक्ति लिखी जिसका नाम क्या था, मैं देखता चला गया, मैं देखता चला गया, मैं देखता चला गया। ये इनकी क्या थी, मुख्य पुस्तक थी जिनका नाम क्या था, मैं देखता चला गया। और अपने बात करें तो कर्पूरचंद कुलिस ने पालमपोल नाम से ढूढ़ाड़ी नियमित नाम का कॉलम क्या है लिखा था। याद रखना कि कर्पूरचंद कुलिस ने पालमपोल नाम से ढूढ़ाड़ी नाम का, याद रखना कर्पूरचंद कुलिस ने, सीधा लिखो कुलिस ने पालमपोल नाम से ढूढ़ाड़ी भाषा में, किस भाषा में, ढूढ़ाड़ी भाषा में, ढूढ़ाड़ी भाषा में नियमित रूप से एक कॉलम की शुरुआत की थी। कॉलम मतलब राजस्थान पत्रिका में एक नया नियमित रूप से कॉलम की शुरुआत की थी जिसका नाम क्या था, पालमपोल। नियमित रूप से कॉलम की शुरुआत की थी, लेख लिखते थे भाई, सीधी सी बात है। तो याद रखना ये थे कर्पूरचंद कुलिस। कर्पूरचंद कुलिस का क्वेश्चन सीईटी में आ चुका है, जिसने सीईटी का एग्जाम दिया है तो उसने देखा भी होगा। जो ग्रेजुएशन वाला सीईटी था उसमें क्वेश्चन आया था कि जो राजस्थान पत्रिका के जो संपादक कौन थे, तो कर्पूरचंद कुलिस थे। कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आया था कि कर्पूरचंद कुलिस किस राजस्थान अखबार के या राजस्थान पत्रिका के क्या है जो संपादक है, तो उसमें राजस्थान पत्रिका था, दैनिक भास्कर था, दैनिक जागरण था ऑप्शन में शायद। तो ये क्या थे ऑप्शन है, तो मैंने एग्जाम देखा था जिसमें राजस्थान अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे रक्षा कवच अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका के द्वारा किया जा रहा है। शुरुआत कर्पूरचंद कुलिस ने, इनका जन्म याद रखना 20 मार्च 1926 छोटा गांव में हुआ था। 1951 में इन्होंने पत्रकारिता की क्या की थी, शुरुआत की थी। याद रखना कि 7 मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक रूप से राजस्थान पत्रिका की क्या की थी, शुरुआत की गई थी। संध्याकालीन दैनिक रूप से मतलब शाम के समय अखबार आता था पहले। तो 1975 में आपातकाल के दौरान इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी जिसका नाम क्या था, मैं देखता चला गया। इन्होंने अलग अलग जगह की क्या की थी, यात्रा की थी, और इन्होंने पालमपोल ढूढ़ाड़ी नाम से क्या नियमित रूप से कॉलम की शुरुआत की थी, किसमें, राजस्थान पत्रिका में। याद रखना पत्रकारिता के विषम पितामह, याद रखना पत्रकारिता के विषम पितामह किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर झाबरमल शर्मा को। किसे कहा जाता है, डॉक्टर झाबरमल शर्मा को क्या जाता है, पत्रकारिता के जनक कहा जाता है या पत्रकारिता के विषम पितामह कहा जाता है। याद रखना।
तो ये थे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित बेस्ट एनिमल खिताब के नियमित विकल्पों में किसे जीत हासिल की है। तो किस घोड़े ने जीत हासिल किया है, बेस्ट एनिमल का अवार्ड किसने जीता है, तो प्रसेन नाम के घोड़े ने, राजस्थानी घोड़े ने क्या है कि जो ऑल इंडिया हॉर्स सोसाइटी में तत्वाधान में बेस्ट एनिमल का अवार्ड जीता है। घोड़े का याद रखना कि अपने बात करें तो घोड़े के बारे में याद रखना कि बेस्ट एनिमल का खिताब जीता है। अभी मेरे को एक क्वेश्चन मैंने कुछ एक दिनों में करवाया था कि राजस्थान जो अश्व अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के द्वारा एक नई 8वीं नई जो घोड़े की नस्ल है उसको क्या मान्यता दी गई है। तो भारत की कौन सी वो 8वीं नई नस्ल है उसका कमेंट में क्या आंसर जरूर है बताना। ये क्वेश्चन मैंने क्या है करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला अनूठा मोक्ष धाम कहां पर बनाया जा रहा है। तो देश का पहला अनूठा मोक्ष धाम कहां पर बनाया जा रहा है, जयपुर में बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है, जयपुर में बनाया जा रहा है। याद रखना इस जो मोक्ष धाम बनाया जा रहा है इसका मुख्य द्वार है उसका नाम क्या है, तो काशी द्वार है। याद रखना कौन सा द्वार है, काशी द्वार है। कौन सा द्वार है, काशी द्वार है। इस मोक्ष धाम में क्या विशेष है, तो याद रखना यहां पर 16 संस्कारों के विशेष दर्शन देखने को मिलेंगे भी, विशेष दर्शन देखने को मिलेंगे। और अपने बात करें तो इसका याद रखना कि यहां पर एक जो सत्य पथ एक रास्ता बनाया गया इसमें, और उस पर किसकी मूर्ति लगेगी, तो राजा हरिश्चंद्र की क्या लगाई जाएगी, मूर्ति लगाई जाएगी। राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानते हो आप, तो राजा हरिश्चंद्र की मूर्ति लगाई जाएगी। यह भी पूछा जा सकता है कि राजा हरिश्चंद्र की मूर्ति राजस्थान में किस धाम में लगाई गई है, तो मोक्ष धाम बनाया जा रहा है जो कहां पर देश का पहला मोक्ष धाम बनेगा, राजस्थान के जयपुर जिले में बनेगा, और जिसका मुख्य द्वार का नाम याद रखना काशी द्वार। जिसमें विशेष क्या है कि 16 संस्कारों के विशेष दर्शन मिलेंगे अपने को। 16 संस्कार सभी को पता है, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 16 संस्कार आपको करवाए जाते हैं। ये थे अपने आज के मोस्ट इंपोर्टेंट। अब अपने बात करते हैं सुजस बुलेटिन की। तो ये अपने क्या है कि जालोर के मुख्यमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में समारोह में शामिल हुए। नई ऊर्जा नीति के बारे में एक रोड मैप तैयार किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये देखो जो 3 नई नीतियों का अनुमोदन किया गया, एक चौथी नई नीति अपने बात करें तो उसका नाम क्या था, राजस्थान युवा नीति। राजस्थान युवा नीति 3 नई नीतियां जो अपने बात की थी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, अपने बात करें डाटा सेंटर पॉलिसी, और अपने बात करें तो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। ये तीनों के बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी बातें बता दी हैं, ये जरूर याद है रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये देखो राजस्थान नई उभरती हुआ नई नीति के प्रोत्साहन के लिए, ये देखो 2025 नई नीति, यह नीति 2013 की जो युवा नीति है उसका क्या लेगी, स्थान है, लेकिन ये पूरी की पूरी बातें मैंने आपको करवा दी। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट याद रखना कि जो अपने बात की थी ये रजिस्ट्री अभियान की, फार्मर रजिस्ट्री अभियान प्रदेश भर में आयोजित हुए किसान रजिस्ट्री अभियान, ये याद जरूर है रखना भी। ये लैंड रेवेन्यू एडमेंट बिल जो अनुमोदन किया गया था, लैंड एडमेंट अनुमोदन का प्रारूप किया है, ये किया गया। अभी क्या है कि जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, ये देखो राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान मंडल राजस्व मंडल में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया है। उद्योग व वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त आयुक्त का नवीन पद क्या है, सर्जित किया गया है। ये अपने क्या मुख्य जो न्यूज थी वो अपने क्या बात कर ली। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट याद रखना कल जो क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा विभाग द्वारा सूर्य सप्तमी के अवसर पर राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार का आयोजन कहां किया गया, तो याद रखना SMS स्टेडियम जयपुर में किया गया। कहां पर किया गया, SMS स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया। आज का क्वेश्चन रहेगा कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत कब की गई, ये क्या कि आपको कमेंट में आंसर बताना है। ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो आपको लगता है कि आज क्लास में थोड़ी सी क्या है कि अलग अलग जो नई नीतियां जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं हो उसके बारे में बात की है, तो थोड़ी सी लंबी क्लास है लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। नोट्स तैयार करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।